मंत्री जी, मेरे मन में कई ऐसे प्रश्न घूम रहे हैं, लेकिन मैं उस प्रश्न का उत्तर ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। अरे महाराज, तो इसमें हैरानी कैसी? आप जल्दी से हमें बताइए, आपके मन में ऐसा क्या प्रश्न चल रहा है? मंत्री जी, मेरा प्रश्न यही है कि मछली जल में रहती है, लेकिन पानी कब पीती है? राजा का ये प्रश्न सभी को चौंका देता है। मछली जल में रहती है, लेकिन पानी कब पीती है? लेकिन महाराज, ये कैसा सवाल है? आखिर कोई व्यक्ति ये कैसे बता सकता है कि मछली पानी में रहकर पानी कब पीती है? नहीं नहीं मंत्री जी, मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। जाओ और पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो, यदि कोई भी व्यक्ति इसका जवाब दे दे तो मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा। राजा का आदेश होते ही सैनिक पूरे राज्य में घोषणा करने लगते हैं। सुनो सुनो सुनो, राजा का आदेश है, यदि कोई भी व्यक्ति राजा के प्रश्न का उत्तर दे दे तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे, और यदि राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो राजा उसे कारागार में डाल देंगे। सुनो सुनो सुनो। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा मौका है खुद को अमीर बनाने का। आखिर मैं भी चलकर देखता हूँ कि राजा क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। राजा की ये घोषणा सुनकर राज्य के कई लोग राज दरबार में पहुंच जाते हैं। अरे भाई, क्या आप भी राजा का सवाल बताने के लिए आए हैं? हाँ हाँ, मैं भी राजा का सवाल जानना चाहता हूँ। तो ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। यदि प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो अपने आप को विद्वान कहते हो? सैनिकों, इसको कारागार में डाल दो। मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, उससे पहले आपको मेरी शर्त से भली भांति परिचित होना आवश्यक है। महाराज, मैं आपकी शर्त से भली भांति परिचित हूँ। बोलिए महाराज, आपका क्या सवाल है? मेरा यही सवाल है कि मछली पानी के अंदर रहती है, लेकिन वो पानी कब पीती है? अरे महाराज, ये कैसा सवाल है? आखिर ये कोई कैसे बता सकता है महाराज? आपका ये सवाल उचित नहीं है। क्या बोला? ये सवाल उचित नहीं है? एक राजा की बात की निंदा कर रहा है। सैनिकों, इस दुष्ट को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए। मंत्री जी, आखिर कोई भी व्यक्ति हमारे इस सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पा रहा है? महाराज, क्या बताऊं, ये सवाल ही इतना विचित्र है कि कोई व्यक्ति इसका उत्तर दे सके। मंत्री जी, अब तो एक ही व्यक्ति इस सवाल का जवाब दे सकता है। बोलिए महाराज, वो कौन है? हम अभी उस व्यक्ति को बुलाकर लाते हैं। मंत्री जी, उस व्यक्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति हमारे पास ही मौजूद है। मंत्री जी, वो व्यक्ति कोई और नहीं, आप ही हैं। मैं लेकिन महाराज, मैं इस सवाल का जवाब कैसे दे सकता हूँ? मंत्री जी, अब तो आपको ही इस सवाल का जवाब देना होगा, और यदि जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार को भी संपूर्ण जीवन का कारावास सुना दूंगा। राजा के मुख से ये बात सुनकर मंत्री हैरान रह जाता है। क्या हुआ मंत्री जी, आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं महाराज, ठीक है, यदि आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो फिर आपको मुझे 1 महीने की मोहलत देनी पड़ेगी। ठीक है मंत्री जी, मैं आपको पूरे 1 महीने की मोहलत देता हूँ। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं जाइए, जो भी करना चाहते हैं वो करिए, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। क्या बात है पिताजी,
आप इतने चिंतित क्यों हैं? अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं बड़ी ही दुविधा में पड़ गया हूँ। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन पिताजी, क्या हुआ? आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? बेटा, राजा का एक प्रश्न है जिसका जवाब मुझे देना है, और यदि जवाब नहीं दे पाया तो राजा हम सभी को जीवन भर के लिए कारागार में डाल देंगे। पिताजी, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब आप ही नहीं दे पा रहे हैं? बेटा, राजा का सवाल है कि मछली जल में रहती है लेकिन पानी कब पीती है। यदि कोई व्यक्ति इसका जवाब दे देगा तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देगा, और यदि जवाब नहीं दे पाया तो उसे संपूर्ण जीवन के लिए कारागार में डाल दिया जाएगा। लेकिन पिताजी, इस सवाल का जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ बेटा, कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है तो आखिर कोई व्यक्ति इसका जवाब कैसे दे सकता है। बेटा, मेरी मानो तो तुम कल ही ये राज्य छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। यदि राजा हमें कारागार में डाल देगा तो कम से कम तुम तो बच जाओगे, और यदि तुम भी मेरे साथ कारागार में डाले जाओगे तो मैं ये कैसे सहन कर पाऊंगा। कम से कम मुझे इस बात की तो खुशी होगी कि मेरा पुत्र बाहर सही सलामत है। लेकिन पिताजी, मैं आपको अकेले छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ? नहीं पुत्र, तुम जिद ना करो, कल सुबह तुम्हें ये राज्य छोड़कर जाना है। सुबह होते ही मंत्री अपने बेटे को भेजने के लिए तैयारी कर लेता है। अच्छा ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। बेटा, तुम ध्यान से जाना, यदि कोई तुम्हारा परिचय पूछे तो उसे सही परिचय मत देना। इतना कहकर चंदन वहां से निकल पड़ता है। चंदन चलते चलते राज्य से काफी दूर निकल जाता है तो रास्ते में उसे एक नदी दिखाई देती है। अरे, सामने तो नदी है, अब इसे पार कैसे करूं? मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता कि ये नदी कहाँ पर गहरी है और कहाँ पर गहरी नहीं है। कहीं मैं गहरे पानी में चला गया तो मैं तो डूब जाऊंगा। मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पर बैठकर किसी पथिक का इंतजार करता हूँ जो इस नदी को भली भांति जानता हो। मैं उसी के साथ ही इस नदी को पार कर जाऊंगा। इतना सोचकर चंदन वहीं नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। आज तो मुझे अधिक भिक्षा मिल गई है। इतनी भिक्षा तो मुझे कभी नहीं मिली थी। अरे, ये लड़का कौन है और इस पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा है? चलो उसके पास चलकर पूछता हूँ। अरे बेटा, क्या बात है? आप कौन हैं और इस नदी के किनारे क्यों बैठे हैं? अरे पंडित जी, मैं एक अजनबी हूँ। मैं इस नदी को पार करना चाहता था, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं है कि ये नदी कहाँ पर गहरी है और कहाँ पर गहरी नहीं है। इसीलिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति की राह देख रहा था जिसे इस नदी के बारे में अच्छी तरह से पता हो, जिसके साथ मैं इस नदी को पार कर सकूं। अरे बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं इस नदी को अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें भी नदी पार करवा देता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण अपनी धोती को ऊपर उठाता है और नदी के पानी में उतर जाता है। पीछे से चंदन भी पानी में उतरने के लिए आगे बढ़ता है। अच्छा बेटा, तुम अपनी धोती को ऊपर चढ़ा लो। नहीं नहीं पंडित जी, मैं ऐसे ही नदी में उतरूंगा। ये सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह जाता है। फिर चंदन ऐसे ही नदी में उतर जाता है।
धीरे धीरे वे दोनों ही नदी को पार कर लेते हैं। वैसे बेटा, तुम जा कहाँ रहे हो? पंडित जी, मैं शहर जा रहा हूँ। मैं 100 मील दूर से चलकर आ रहा हूँ पंडित जी। बेटा, तो फिर तुम्हें बहुत जोर की भूख भी लगी होगी। हाँ हाँ, भूख तो लगी है, लेकिन इस जंगल में खाना कहाँ मिलेगा? अरे बेटा, तुम चिंता ना करो, तुम मेरे साथ हमारे घर चलो, वहाँ कुछ खाना पीना भी खा लेना, फिर आराम से चले जाना। दोनों चलते चलते जल्दी ही ब्राह्मण के घर पर पहुंच जाते हैं। ब्राह्मण की एक बेटी थी जिसका नाम रूपमाला था। अरे बेटी, जरा इन्हें पानी वानी पिलाओ, मैं अभी दुकान से कुछ मिठाई ले आता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण वहां से चला जाता है। तभी रूपमाला एक घड़े में पानी भरकर लाती है। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ये घड़ा कच्चा है या पक्का है? ये घड़ा अभी कच्चा है। यदि घड़ा अभी कच्चा है तो मैं आपके हाथ का पानी नहीं पी सकता। उन दोनों की ये बात ब्राह्मण सुन लेता है। अरे दुष्ट, मैं तुझे मुसाफिर समझकर यहाँ बुलाकर ले आया और तू मेरी बेटी से ऐसी बातें कर रहा है। चल निकल यहाँ से। इतना सुनते ही चंदन वहां से उठता है और वहां से चला जाता है। अरे, पिताजी ने ये क्या किया? वो कोई साधारण इंसान नहीं था, वो तो बहुत बुद्धिमान लगता है। काश कि मेरा विवाह उसी व्यक्ति के साथ हो जाता तो मेरी किस्मत ही बदल जाती। अरे पिताजी, मैं बाजार से कुछ मंगवाना चाहती हूँ, जरा आप बाजार को चले जाइए। हाँ हाँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं अभी तुम्हारे लिए बाजार से ले आता हूँ। पिताजी, ये लीजिए 4 रुपए, इसमें से 1 रुपए की प्याली ले आना और 1 रुपए का प्याला ले आना, और 1 रुपए की ऐसी चीज लाना जो अंदर से सख्त हो और बाहर से नरम, और 1 रुपए की ऐसी चीज लाना जो बाहर से सख्त हो और अंदर से नरम हो। अच्छा ठीक है बेटी, मैं अभी लेकर आता हूँ। ब्राह्मण चलते चलते जल्दी ही बाजार में पहुंच जाता है। आइए आइए पंडित जी, बोलिए आपको क्या चाहिए? अरे भाई, ये लीजिए 4 रुपए। आप मुझे 1 रुपए की प्यारी दे दीजिए और 1 रुपए का प्यारा दे दीजिए, और 1 रुपए का दीजिए जो बाहर से नरम हो और अंदर से सख्त, और 1 रुपए का दीजिए जो बाहर से सख्त हो और अंदर से नरम। क्या? अरे आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, मैं वही कहना चाहता हूँ जो आपने सुना है। ये सामान मेरी बेटी ने मुझे मंगाया है, मैं वही लेने आया हूँ। लेकिन पंडित जी, ये प्यारा प्यारी, अंदर से सख्त, बाहर से नरम, ये सब क्या है? ये पकड़िए पंडित जी अपने पैसे, मेरे पास ये सब कुछ नहीं है। ब्राह्मण पैसे लेकर दूसरी दुकान पर जाता है और उससे भी यही बात बोलता है। अरे पंडित जी, आप पागल तो नहीं हो गए? ये आप क्या बोल रहे हैं? आप स्पष्ट रूप से बताइए, आपको क्या चाहिए? इसी प्रकार ब्राह्मण पूरे बाजार को छान मारता है, लेकिन कोई भी दुकानदार उसकी बताई वस्तुओं को उसे नहीं दे पाता। तभी उधर चंदन आता है। अरे पंडित, तू सठिया गया है क्या? तुझे कुछ शर्म है या नहीं है? चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार मार कर नीला कर दूंगा। अरे भाई, क्या बात है? आप इनसे इस प्रकार बात क्यों कर रहे हैं? अरे भाई देखिए ना, ये पंडित मुझे 4 रुपए दे रहा है और मुझसे 1 रुपए की प्यारी मांग रहा है और 1 रुपए का प्यारा मांग रहा है और 1 रुपए का मांग रहा है जो अंदर से नरम हो और बाहर से सख्त, और 1 रुपए का मांग रहा है जो अंदर से सख्त हो और बाहर से नरम। अब आप ही बताइए, मैं इसे क्या दूं? अरे भाई, आप शांत हो जाइए, मैं बताता हूँ इन्हें क्या चाहिए।
आप इन्हें 1 रुपए का नाखूनी दे दीजिए, जिसे स्त्री अपने नाखून पर लगाती है। ये नाखूनी औरतों को बहुत प्यारी होती है। और 1 रुपए का इन्हें सिंदूर दे दीजिए, क्योंकि सिंदूर स्त्रियों का अत्यधिक प्यारा होता है। ये हो गया प्यारा प्यारी का। अब इन्हें 1 रुपए का कच्चा नारियल दे दीजिए, जो बाहर से सख्त और अंदर से नरम होता है। और 1 रुपए का इन्हें छुआरा दे दीजिए, जो बाहर से नरम और अंदर से सख्त होते हैं। अरे भाई, तो इन्हें साफ साफ बोलना चाहिए ना। दुकानदार तुरंत ही ये सारी चीजें एक थैले में डालकर ब्राह्मण को दे देता है। ब्राह्मण तुरंत ही वो थैला लेकर वहां से चला जाता है। अरे बेटी, आज तो मैं मरते मरते बचा। वो कैसे पिताजी? आप तो एकदम ठीक हैं। बेटी, तुमने जो सामान मंगाया था उसी के चक्कर में मैं पिटते पिटते बचा। शुक्र है उस इंसान का जिसने मुझे बचा लिया और मैं ये सामान लेकर वापस आ सका। फिर ब्राह्मण सारी कहानी अपनी बेटी को सुनाता है। बेटी, मुझे तो लगता है वो आदमी बहुत बुद्धिमान है। हाँ हाँ पिताजी, आपने एकदम ठीक कहा। वो कोई साधारण नहीं है, वो एक बुद्धिमान इंसान है। लेकिन बेटी, यदि वो इतना ही बुद्धिमान है तो फिर जब मैं नदी पार करने वाला था तो मैंने अपनी धोती को ऊपर उठा लिया था, ताकि मेरी धोती भीगे ना और गंदी भी ना हो। लेकिन जब मैंने उस युवक को धोती ऊपर करने को कहा तो उसने धोती ऊपर उठाने को मना कर दिया। वो धोती को ऊपर उठाए बिना ही नदी में घुस गया। पिताजी, उन्होंने धोती ऊपर इसलिए नहीं उठाई क्योंकि दरिया में अनेक प्रकार के जहरीले जीव होते हैं। यदि कोई जहरीला जीव उन्हें काट लेता तो अनर्थ हो जाता। यदि ऐसे कोई जीव उनको काटने की कोशिश करता तो वो कपड़े में ही रह जाता। हाँ हाँ बेटी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। लेकिन बेटी, जब वो व्यक्ति यहाँ आया था तो वो तुमसे घड़ा कच्चा और पक्का क्यों पूछ रहा था? पिताजी, उनके कहने का तात्पर्य था कि अभी तक मैं कंवारी हूँ या विवाहित हूँ। जब मैंने उन्हें बता दिया कि मैं कुंवारी हूँ तो उन्होंने पानी पीने से इनकार कर दिया। अरे वाह बेटी, तो इसका मतलब ये युवक बहुत ही बुद्धिमान है। लेकिन बेटी, तुम भी कम बुद्धिमान नहीं हो। अच्छा बेटी, यदि मैं तुम्हारा विवाह उसी व्यक्ति के साथ करवा दूं तो कैसा रहेगा? पिताजी, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो भी इतने बुद्धिमान है और मैं भी तो। हम दोनों अपने जीवन के प्रत्येक सपनों को साकार कर सकते हैं। तो फिर ठीक है बेटी, मैं अभी उस युवक को बुला कर लेकर आता हूँ। ब्राह्मण जल्दी से वहीं पर जाता है जहाँ पर चंदन मिला था, लेकिन चंदन अब वहाँ से जा चुका था। अरे भाई, वो युवक कहाँ गया जिसने आपको ये सामान बताया था? पंडित जी, वो व्यक्ति तो इस ओर चला गया था। ब्राह्मण जल्दी से उसी ओर जाता है और देखता है चंदन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? अरे पंडित जी, आपने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया था, तो क्या करूं? इस पेड़ के नीचे ही बैठ गया। अरे बेटा, तुम यहाँ मत बैठो, चलो हमारे साथ मेरे घर चलो। अरे नहीं नहीं पंडित जी, और कुछ भी कहो पर मुझे घर चलने को मत कहो। एक बार गया था तो मेरा तिरस्कार कर मुझे भगा दिया। अगर इस बार भी चला गया तो आप मुझे मार कर ही छोड़ेंगे। अरे नहीं नहीं पुत्र, मैं तुम्हें कोई गलत शब्द नहीं बोलूंगा। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरी बेटी ने बुलाया है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंदन समझ जाता है कि वो लड़की उसे क्यों बुला रही है। अच्छा, ठीक है, चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण और चंदन दोनों वहां से चले जाते हैं। यदि आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए, आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? नहीं सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? आप मेरे साथ विवाह क्यों नहीं कर सकते? सुंदरी, मैं तुमसे विवाह कर तुम्हें रखूंगा कहाँ?
मैं खुद बेघर हूँ, इधर उधर भटक रहा हूँ। मैं भला तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता हूँ? लेकिन आपका कोई तो घर होगा जहाँ आप रहते होंगे। फिर चंदन अपनी सारी कहानी राजा को सुनाता है। लेकिन ऐसा क्या सवाल है जिसका जवाब आप भी नहीं दे पाए? महाराज का सवाल ये है कि मछली जल में रहती है लेकिन पानी कब पीती है? ये सवाल सुनकर रूपमाला भी हैरान रह जाती है। वो समझ जाती है कि जो राजा इस सवाल को पूछ रहा है वो मूर्ख है। अरे आप इतना क्यों घबराते हैं? मैं जानती हूँ उसका जवाब क्या है। रूपमाला की बात सुनकर चंदन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर उन दोनों का बड़े ही धूमधाम से विवाह हो जाता है। अच्छा पिताजी, अब मैं अपने राज्य वापस लौटना चाहता हूँ। पता नहीं मेरे पिता किस हाल में होंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, आप दोनों ध्यान से जाना। इतना सुनकर दोनों पति पत्नी वहां से निकल पड़ते हैं। दोनों चलते चलते जल्दी ही अपने राज्य में वापस लौट आते हैं। उन दोनों को देखकर मंत्री हैरान रह जाता है। अरे बेटा, तुम यहाँ वापस क्यों आ गए और तुम्हारे साथ ये कौन है? पिताजी, ये आपकी बहू है। फिर चंदन अपनी सारी कहानी अपने पिता को बताता है। लेकिन बेटी, इस सवाल का जवाब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर तुम इस सवाल का जवाब कैसे दे सकती हो? पिताजी, आप चिंता न करिए। आप राजा के पास जाइए और उन्हें कह दीजिए कि आपके सवाल का जवाब मेरी बहू देगी। लेकिन मेरी बहू की एक शर्त है। जब राजा शर्त पूछे तो कह देना कि मेरी बहू जवाब देने से पहले एक दिन आपके पूरे महल में घूमना चाहती है। रूपमाला की ये बात सुनकर मंत्री राज दरबार में जाता है और राजा को सारी बात बताता है। शर्त? लेकिन कैसी शर्त? महाराज, मेरी बहू सवाल का जवाब देने से एक दिन पहले आपके पूरे महल में घूमना चाहती है। बस इतनी सी बात? चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी बहू की शर्त मंजूर है। अगले ही दिन रूपमाला मंत्री के साथ महल पहुंचती है और मंत्री के साथ पूरे महल में घूमती है। रूपमाला घूमते घूमते राजा के अस्तबल की तरफ पहुंच जाती है, जहां राजा के घोड़े बंधे थे। अस्तबल की देखरेख एक किशन नाम का व्यक्ति करता था। पिताजी, ये व्यक्ति कौन है? बेटी, ये राजा का बहुत ही वफादार नौकर किशन है। यही अस्तबल की देखरेख करता है। रूपमाला अस्तबल की तरफ घूम रही थी कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक आभूषण पर पड़ती है। रूपमाला चुपचाप उस आभूषण को उठा लेती है। पिताजी, क्या राजा की कोई पुत्री भी है? नहीं बेटी, राजा की ना तो कोई पुत्री है और ना ही कोई पुत्र है। राजा तो निसंतान है। लेकिन बेटी, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं पिताजी, बस ऐसे ही पूछ रही थी। बोलिए मंत्री जी, आपकी बहू ने मेरा पूरा राज्य महल देख लिया? हाँ हाँ महाराज, मैंने आपका सारा राजमहल देख लिया है। तो बताओ फिर, मेरे सवाल का जवाब कब दोगी? महाराज, मैं इस सवाल का जवाब कल दूंगी। कल तक आपको जिस जिस को इस सवाल का जवाब सुनना है उसे बुला लीजिए। महारानी जी, मैंने सुना है महाराज के सवाल का जवाब मंत्री की बहू देगी। अरे आप भी ना, कहाँ उस मूर्ख राजा के मूर्ख सवालों को बताकर इतनी सुनहरी रात को बर्बाद कर रहे हो? तुम मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? महारानी उस नौकर किशन से प्रेम करती थी, इसलिए किशन उसका प्रेमी था। सुबह होते ही राज दरबार में सभी लोग जमा हो जाते हैं। रूपमाला भी अपने पति चंदन और अपने ससुर के साथ राज्यसभा में उपस्थित होती है। महाराज, क्या राज्यसभा में सभी लोग आ चुके हैं? हाँ हाँ,
राज्यसभा में सभी लोग आ चुके हैं। लेकिन महाराज, महारानी तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। हाँ हाँ महाराज, महारानी जी को भी बुला लीजिए, वो भी इस सवाल का जवाब सुन लेंगी। हाँ हाँ, बात तो ठीक है। अरे सैनिकों, जाओ और जाकर महारानी को कह दो। महारानी जी, आपको महाराज बुला रहे हैं, आप भी चलकर उस सवाल का जवाब सुन लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। अरे दासी, तुम जाओ और किशन को बुला कर ले आओ। दासी तुरंत जाती है और किशन को बुला कर ले आती है। दासी, आप तुम जा सकती हो। इतना सुनकर दासी वहां से चली जाती है। क्या बात है महारानी जी, आपने हमें बुलाया है? अरे सुनो ना, महाराज मुझे राज दरबार में बुला रहे हैं। तो महारानी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप चली जाइए। लेकिन किशन, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा करो, मेरी साड़ी और गहने पहन लो और लंबा सा घूंघट कर लो और राजा के पास बस चुपचाप जाकर बैठ जाना। लेकिन महारानी जी, मैं कैसे बैठ पाऊंगा वहाँ पर? अरे आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें वहाँ पर जाकर बैठ जाना है और उस सवाल का जवाब सुनकर वापस लौट आना है। मजबूरन किशन को साड़ी पहनना पड़ता है। साड़ी पहनकर लंबा सा घूंघट मारकर वो दरबार में पहुंच जाता है और राजा के बगल में जाकर बैठ जाता है। अरे ये क्या, महारानी जी इतना लंबा घूंघट क्यों लेकर बैठी है? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? महाराज, महारानी जी तो आ गई है, अब और तो कोई नहीं बचा है ना? नहीं नहीं, अब कोई भी शेष नहीं है। चलो, अब सवाल का जवाब बताओ। महाराज, अभी भी एक आदमी शेष है जिसका नाम किशन है। अरे हाँ, मैं तो किशन को भूल ही गया। अरे सैनिकों, तुम जल्दी से जाओ और किशन को भी बुला कर लाओ। सैनिक तुरंत ही जाकर देखते हैं तो अस्तबल में कोई भी नहीं होता। महाराज, किशन तो अस्तबल में नहीं है, मुझे लगता है किशन घोड़ों के लिए घास लेने गया होगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, यदि वो नहीं है तो कोई बात नहीं। महाराज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ हाँ, आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? महाराज, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप इस राज्य के राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं। इस नाते से आप हम सबसे बड़े हैं और यहाँ पर आप ही सबसे बड़े हैं। आपकी ये सारी प्रजा आपके बच्चों के समान है और आप इस प्रजा के पिता हैं। हाँ हाँ रूपमाला, आप एकदम ठीक कह रही हैं। ये मेरी प्रजा मेरे बच्चों के समान ही है। महाराज, यदि ये प्रजा आपके बच्चों के समान है तो महारानी जी ये घूंघट किस लिए? महारानी जी से कहिए कि अपना घूंघट उतार दें, यहाँ पर तो उनके सभी बच्चे हैं। अरे हाँ हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी महारानी जी का घूंघट उतरवा देता हूँ। महारानी जी, आप घूंघट किस लिए किए हैं? यहाँ पर तो सभी आपके पुत्री हैं, चलो अपना घूंघट उतार दो। राजा के कई बार बोलने पर जब घूंघट नहीं उतरा तो राजा को बहुत क्रोध आया। अरे महारानी, तुम मेरी बात का कोई लाज नहीं रखती हो, अब तो तुम्हारा घूंघट मुझे ही खोलना पड़ेगा। इतना कहकर राजा घूंघट उठा देते हैं तो सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। राजा का मुख तो खुला का खुला ही रह जाता है। महाराज, क्या अब भी आपको अपने सवाल का जवाब जानना है? जब आप अपने ही घर में रहकर अपनी पत्नी के बारे में नहीं जान पाए कि आपकी पत्नी कब और कहाँ पानी पीती है, तो भला कोई व्यक्ति इस मछली के बारे में कैसे बता सकता है कि वो पानी कब पीती है? मंत्री जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही गलत था जो आपसे ऐसे बेतुके सवाल पूछ रहा था। सैनिकों, इनमें जिस जिस को भी बंदी बनाया है उन सभी को आजाद कर दो और इस किशन के साथ साथ महारानी को भी फांसी पर चढ़ा दो।